आपके वक्त है। अहमद वैसे सबसे पहले तो इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जज साहब ने अपने फैसले में कहा है कि ये लिंक बार तौर पर मौजूद है और फिर सेक्शन 5 और 9 का उन्होंने खास तौर पर अपने फैसले के अंदर हवाला दिया। कतगन है, अभी असद उमर साहब की जमानत तो उन्होंने ले ली थी। अब केस में है ही कुछ नहीं, वो केस तो इट इज सो क्लियर। अगर इफ एट ऑल कोई बात कर रही है तो फिर आप देखिए जो वो वहां पे अमेरिका में जो ये आर्टिकल हुआ और जिसमें डिटेल आई है सारी, उसमें तो बड़ा वाज़ेह लिखा गया है कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के एक सीनियर ऑफिसर ने ये सारी इंफॉर्मेशन जो है और साइफर जो है उनको सप्लाई किया। उसके बाद क्या गुंजाइश ना जाती है कि वो ये इनके ऊपर ये पाबंदी को ये इस जुर्म में इनको पकड़ के ले जाएं। ये तो ओपन ट्रायल की बात है ये एक, और फिर उसके अंदर देयर इज कोई ऐसी बात नहीं है कि वो जिससे स्टेट सीक्रेट के ऊपर कोई इफेक्ट आता हो। इसलिए ये किसी सूरत भी केस इस नौयत का नहीं है कि जहां पे ये कह सकें कि ये जी इनकी जमानत जो है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ का जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी जो है उसको बड़े आसानी से इन्फ्लुएंस किया जाता है और वो असर में आ जाते हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जुडिशरी का जो किरदार होना चाहिए, पर्टिकुलरली सबऑर्डिनेट जुडिशरी का, जैसे आपने देखा कि पहले कई केसों के ऊपर तो वो जज साहब जो थे वो छुट्टी पे चले जाते थे जमानत की जिस दिन बहस होनी होती थी, और उसके बाद वो आए हैं तो अब महफूज किया और फिर उसके बाद उसको ये किया। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये जो है ये इस फैसले में कोई इंडिपेंडेंट और फ्री माइंड जो है वो अथॉरिटी को एक्सरसाइज किया गया है। राइट, लेकिन अहमद साहब जो आज नुक्ता तहरीक इंसाफ के वकला की तरफ से उठाया गया कि अगर गुमशुदगी हुई है तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जिम्मेदारी नहीं बल्कि उनकी स्टाफ की जिम्मेदारी है, तो क्या वाकई आपको लगता है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर अगर कोई गुमशुदा साइफर है इस तरह से तो उस पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर कोई जिम्मेदारी नहीं आयद होती? मैं तो अब ये कहता हूं कि देखिए ना, साइबर के तो ये मसला जो है ये उसकी एक ही जो ये जो ओरिजिनल साइबर का वो जो डॉक्यूमेंट होगा वो तो फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर महफूज होगा डॉक्यूमेंट, जो असूलन होना भी चाहिए वहां पर ही। और उसके बाद ये कहां से कहां गया, क्या हुआ और क्या उसमें बात हुई है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं जिसके ऊपर ये केस बनाया जाए और उसको जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बुनियाद के ऊपर उसको उनके खिलाफ FIR करके उनको जो है वो क्रिमिनल ट्रायल के अंदर उनको ले जाया जा रहा है। तो वजीर आजम तो किसी सूरत भी इसमें, जो उस वक्त इमरान खान थे, तो किसी सूरत भी उनके ऊपर ये जुर्म जो है ये ना तो आयद होता है ना उसकी कोई सूरत बनती है। ये एक एक्सक्यूज बनाया जा रहा है उनको सिर्फ हरासा करने के लिए और उनको पाबंद सरासर रखने के लिए, और मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा कोई यूटिलिटी है या इसका कोई उनके नुक्ते नजर से कोई पॉजिटिव रिस्पांस आएगा। लेकिन अहमद साहब, लेकिन खुसूसी अदालत अब इस मामले को तो वो खुसूसी अदालत इस मामले को तो सुन है और दलाल भी हो रहे हैं वो कला की। अब इससे पहले हमने देखा वो कोई बहस थी, अलवी साहब ने जो अपनी सदर मुमलिकत ने अपनी ट्वीट की थी। अब तो आपको लगता है कि, और PTI ने भी इस पर रिट तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू तो कर रखा है, लेकिन आपको लगता है कि खुसूसी अदालत उस वक्त तक अपना काम जारी रखेगी जब तक कोई आला अदलिया से कोई ऑर्डर नहीं आ जाता है इस मामले पर रोकने का? नहीं, देखिए ना, अभी तो इसको चैलेंज हुआ है और सॉरी, चैलेंज इस बुनियाद के ऊपर हुआ है कि इट इज नॉट एक्चुअली साइंड बाय द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर अपनी कंसेंट भी नहीं दी हुई और इसके ऊपर प्रेसिडेंट की अपनी ट्वीट भी आ चुकी है, उसके बाद उनका इज़हार ख्याल भी आया इसके ऊपर, और ये अब सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज भी किया हुआ है। और लेट्स सी कि अदालत इसके ऊपर क्या करती है, और बल्कि इनको चाहिए असूलन तो कि जब तक कि अदालत इस इशू को फैसला नहीं कर लेती है तो इस एक्ट के तहत वो कोई कार्रवाई जो है वो आगे उनको नहीं चलाना चाहिए। ये इटसेल्फ ये एक मैलाफाइड एक्ट है ऑन देयर पार्ट।
क्योंकि कानून जो है बड़ा वाज़ेह है कि प्रेसिडेंट ने अगर कंसेंट देनी होती नॉर्मली तो वो साइन करके जाता है डॉक्यूमेंट, अगर रिफ्यूजल किया होता है तो वो अपने पास रोक लेते हैं या वो जाता वापस पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट खत्म हो चुकी हुई थी तो वो एक रेगुलेटरी कीजिए कि वो अगर नहीं गया वहां पे स्पीकर के पास, लेकिन एक दफा जब प्रेसिडेंट ने वाज़ेह तौर पर ये बात कह दी कि मैंने आई डिड नॉट साइन ऑन इट एंड आई नेवर इंटेंडेड कि ये डॉक्यूमेंट जो है इसको मैं असेंट दे रहा हूं अपनी, तो उस डॉक्यूमेंट को किसी सूरत भी आप उस बिल को एक्ट में तब्दील नहीं कर सकते। अब ये सुप्रीम कोर्ट का बहरहाल इसके ऊपर एक कंसीडर्ड ओपिनियन आ जाएगी तो उसके बाद ये इसकी कैफियत सामने आएगी। अभी तो एक कंफ्यूज सिचुएशन है और इस कंफ्यूज सिचुएशन में किसी सूरत ये मुनासिब नहीं है कि ये ट्रायल जो है इसको टेकअप किया जाए। लेकिन मगर इसमें जोसेफ खान साहब के किरदार का, उनके बयान का आज भी जिक्र हुआ। आपको लगता है कि अगर कोई ऐसा बयान है तो क्योंकि उनके स्टाफ की तरफ से होगा तो क्या ये कोई मुश्किल पैदा कर सकता है उनके लिए, साबिक वज़ीर आज़म के लिए? आज़म खान किन कंडीशन में वो गायब हुआ, फिर कहां से अचानक नमदार हुआ, फिर उसके बाद 164 की स्टेटमेंट किस तरीके से रिकॉर्ड की गई, ये तमाम सवालिया निशान है। अच्छा, अनलेस ही इज सब्जेक्ट टू क्रॉस एग्जामिनेशन उसकी किसी स्टेटमेंट की कोई वेरासिटी नहीं है और इसलिए उसकी बुनियाद बना के जो है वो चेयरमैन पीटीआई को, इमरान खान को किसी सूरत मुर्द इल्जाम ठहराया नहीं जा सकता। वैसे भी एक बड़ा वाज़ेह कानून है कि जब कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट दे देता है तो अनलेस वो corroborate हो इंडिपेंडेंट विटनेसेस के साथ, फिर उसकी कोई कानूनी हैसियत होती है। और अगर वो इंडिपेंडेंट विटनेसेस से उसकी corroboration नहीं होती है तो उसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट की कोई हैसियत नहीं है। ठीक, ये कानून है, ये वाज़ेह कानून है, इसके ऊपर केस लॉ भी बेतहाशा मौजूद है। तो यहां पे यही सूरत हाल है कि उसकी स्टेटमेंट की कहीं करॉबरेशन मौजूद नहीं है और जिन कंडीशन में उनका ये बयान लिया गया, कहां लिया गया, कैसे वो नमदार होकर कहां गायब रहे और किस प्रेशर के तहत उनसे क्या कहलवाया गया, ये सारे क्वेश्चन मार्क हैं जो जब वो विटनेस बॉक्स में आएंगे उनसे डिफेंस काउंसिल जो है लेकिन इसमें वो क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। ठीक है, ये सारी बातें खुल के सामने आएंगी। मगर अहमद अवैस साहब, एक और मामला जिस पर आईनी बहस चल रही है वो सदर के वो लिखे गए खत का या एडवाइस का है जिसमें इलेक्शन कमीशन को एडवाइस दी गई है। तो आपको लगता है कि इस पर आपकी कानूनी राय क्या है कि इलेक्शन कमीशन पर क्या कोई आईनी जिम्मेदारी है कि वो सदर मुमलिकत की जो तजवीज है या उनके एडवाइस को सुने? पहली बात तो यह है, देखिए कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो मावरा है आइन से, क्या आइन से आइन उसके सबसर्विएंट है या वो आइन के सबसर्विएंट है? आर्टिकल 48(5) जो है वो इतना क्लैरिटी के साथ एब्सोल्यूट अथॉरिटी दे रहा है टू द प्रेसिडेंट आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर कि उन्होंने डेट भी देनी है, उन्होंने केयरटेकर कैबिनेट भी बनानी है। केयरटेकर कैबिनेट बन गई और जब वो डेट की तरफ आ रहे हैं तो वो इस किस्म की बातें बना रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है और ये सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स है। इलेक्शन कमीशन की स्टेटमेंट की वेरोसिटी का तो आप यहां से अंदाजा लगा लीजिए कि जब अप्रैल 2022 में सुप्रीम कोर्ट में लार्जर बेंच में वो नो कॉन्फिडेंस वाला इशू जो चल रहा था और वहां पे जजमेंट से पहले बेंच ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अदालत में बुलाया और बुला के पूछा कि बताएं आप इलेक्शन की तैयारी की क्या पोजीशन है आपकी। उन्होंने कहा जी कि ये जो हल्का बंदियां और ये सारी जो सूरत हाल है इसकी हमें 5 से 7 माह लगेंगे, हमें चाहिए इतना टाइम। ये स्टेटमेंट और रिकॉर्ड है इनकी। उसके बाद जब पंजाब असेंबली और केपीके की असेंबली डिसॉल्व हुई और कोर्ट में बुलाया गया इनको, तो उस वक्त वो 5 से 7 माह तो खत्म हो गए। वहां कहने लगा कि हमारे पास फंड नहीं है, लिहाजा हम करवा नहीं सकते। और उसके बाद वो इन्होंने ये कह दिया और हमारी मुसल्लह अफवाज की तरफ से ये बयान आ गया कि जनाब बॉर्डर के ऊपर हालात बड़े खराब हैं, इंडिया से हमले का खतरा है, इसलिए वो सिविल इंतजामिया की मदद के लिए
वो अपने यूनिट्स जो है अपने ट्रूप्स नहीं भेज सकते। अब उसके बाद तीसरी स्टेज आती है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट देता है कि जी नवंबर से पहले तो इलेक्शन नहीं हो सकते, अक्टूबर से पहले। अक्टूबर की डेट दी उन्होंने कि फलां तारीख तक जो है एक ही वक्त में सबके इलेक्शन करवाए जाएंगे और जब होंगे। ये अब उसके बाद अब वो सेंसिस के ऊपर आ गए, मर्दमशुमारी के ऊपर आ गए, अब हल्का मंदियों पर आ गए। तो ये रिफ्लेक्ट कर रही है उनकी बदनीयती कि वो उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाना। इसके ऊपर एक बड़ी डिटेल जजमेंट जो है, जब इलेक्शन कमीशन की रिव्यू पिटीशन खारिज हुई और रिव्यू पिटीशन के खारिज होने के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसमें कितने वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने बता दिया है कि 90 डेज मीन्स 90 डेज, इसके किसी बुनियाद के ऊपर आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते। ये उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे उसमें ये बात लिख दी है। इसके बाद ये सारे एक्सक्यूजेस जो हैं ये लेम एक्सक्यूजेस हैं, ये सिर्फ डिले करने के लिए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बिल्कुल क्लियर है। उसका जो आर्टिकल 51 का सहारा लेकर आप 48(5) की जो है और आर्टिकल 224 इनको आप किसी सूरत भी इग्नोर नहीं कर सकते। हर जगह पे जहां पे 90 डेज मींस 90 डेज का है, नॉट लेटर देन 90 डेज, नेगेटिव इंपेरेटिव में ये बात लिखी गई है सुप्रीम ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सो इसको उसी स्पिरिट में देखा जाएगा और कोई और प्रोविजन इसको ओवरटेक नहीं कर सकती। कोई लेजिस्लेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन को ये अथॉरिटी नहीं देती है कि वो डिसाइड करेंगे और वो ये फैसला करेंगे। अच्छा, इसमें मतलब वैसे दो चीजें तो बदल गई ना, वो एक तो हल्का बंदियों वाला मामला आ गया और फिर इलेक्शन एक्ट के जो 57-58 वाली तरमीम हुई है और ऐसा लगता है कि सदर साहब भी कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं इन पोजीशंस को। तो क्या आपको लगता है कि फिर भी इलेक्शन कमीशन को अदालत जाना होगा अगर ये 90 डेज की डेडलाइन मीट नहीं हो रही? उनके पास और कोई चारा नहीं है। अगर उनको ये अपने तौर पे तो किसी सूरत वो प्रेसिडेंट के इस कल का जो उन्होंने ये लेटर लिख के भेजा उसके बाद वो इसको अपने आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत भी अगर उनको नेगेटिव में जाना है उन्होंने और कोशिश है उनकी कि जिसको डिले करे, उनको अदालत में जाना ही पड़ेगा और उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपना फैसला जो है वो जरूर देगी और उससे पहले फैसला वो दे भी चुकी है, वो भी मद्देनजर रखा जाएगा। इसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद। अब हमारे साथ मौजूद थे साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब, बात कर रहे थे इन कानूनी मामलात पर, तहरीक इंसाफ की कानूनी हिकमत अमली क्या होगी। अभी एक ब्रेक लेते